नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको ऐसी ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन लोगों ने एक मुकाम हासिल किया है, एक मुकाम जनता को भी दिया है, उनको उनका एक भरोसा जो है वो भी जीता है। आज हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीपी यादव, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे सहयोगी और एजुकेशन के एक्सपर्ट भी हैं, जो कि जो है काफ़ी सालों से जो है एजुकेशन की खबरों को कवर कर रहे हैं। रवि जांगड़ा जी भी हमारे साथ हैं। पहले सर मैं आपके साथ आपसे जानकारी हासिल करना चाहूँगा जी कि दीपक जी। जो भीड़ है सर वो गायब हो गई। भीड़ गायब से मेरा मतलब ये है सर कि पहले जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम लिया करता था, देखने में आता था कि काफ़ी जो भीड़ होती थी वो नकल पहुँचाने के लिए वहाँ जी। पहुँच रही थी। लेकिन इस बार जिस प्रकार से परीक्षाएँ हुई सर, जी। कोई भीड़ जो है वो दिखाई नहीं दी। आपने सर ऐसा कौन-सा मंत्र मारा या ऐसी कौन-सी व्यवस्था की कि भीड़ गायब हो गई सर? देखिए दीपक जी, जो भीड़ का एक तंत्र है, जो सिस्टम ये है कि जो नकल का माफिया है, उसका एक लेट डाउन प्रोसेस है नकल करवाने का। सबसे पहले ये नकल का माफिया साठ गांठ करके सेंटरों से पेपर आउट करवाते। पेपर आउट होने के बाद उसका सॉल्यूशन तैयार होता था और उसके बाद ये माफिया पूरा का पूरा नकल करवाने में लग जाता था भीड़ के जरिए, छतों पे चढ़कर, दीवारों पे चढ़कर, जंगलों पे चढ़कर। एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन जो आप टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हमने किया, वो ये था कि हमने हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर वर्टिकल में 3 जगह अल्फान्यूमेरिक कोड और 2 जगह क्यूआर कोड और साथ में कुछ ऐसे हिडन फीचर्स डाल दिए उसके अंदर, जो हर पेपर के अंदर, हर पेज के ऊपर बड़े यूनिक सिस्टम थे। अगर कोई उसकी फोटो खींचता है तो उन फीचर्स के जरिए हमारे पास तुरंत वो पेपर पहुंचते ही हम उसको डिकोड कर देते हैं और किस सेंटर से किस बच्चे का क्वेश्चन पेपर आउट करवाया है वो तुरंत हम जाकर वहां परीक्षा के दौरान ही उनको हमने पकड़ा है। हर एक की इंडिविजुअली जवाबदेही तय हो गई है। पहले हमें पता नहीं लगता था कि पेपर अगर आउट हो गया तो कहां से आउट हुआ और किसने आउट करवाया, और डेली ऑलमोस्ट पेपर आउट हो जाते थे। लेकिन अब पेपर आउट होने पर रोक लगी है। जो इसके लिए जिम्मेदार सुपरवाइजर है या स्टूडेंट है या फोटो खींचने वाला है या वहां का सेंटर सुपरिटेंडेंट जो भी था, बाय इंडिविजुअली उसके नाम एफआईआर दर्ज कर दी। इससे एक भय व्याप्त हुआ और जो फोटो पेपर आउट करवाने वालों को बखूबी से अब पता चल गया है कि किसी सूरत में भी पेपर आउट होते ही वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए अब पेपर आउट नहीं हो रहा, सॉल्यूशन बन नहीं रहा है और इसीलिए भीड़ वहां से गायब हो चुकी है। मतलब कहीं न कहीं सर सुधारीकरण हुआ है, जी। अब नकल जो है वो नहीं चलेगी। सर एक चीज़ और भी आती है, काफ़ी समय में देखने में मिलता था कि जो अध्यापक होते थे या जो जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगती थी, जी। चाहे मूल्यांकन की बात की जाए, जी। चाहे बात की जाए जिन लोगों के एग्ज़ाम के दौरान ड्यूटी लगती थी, हम्म। वो हाय हल्ला जो है बहुत मचाते थे। लेकिन इन दिनों वो भी नहीं आ रहे सर, उसका क्या कारण है सर? क्या उनकी भी माँगें जो है वो पूरी कर दी गई? देखिए, ड्यूटी जो है ये करना हमारा एक तरह का ये कर्तव्य है एक तरह से। और ड्यूटी जब कभी भी लगती है तो मैं समझता हूँ कि उसको सभी को निभानी है। हमने एक बहुत बड़ा काम जो टीचिंग कम्युनिटी के लिए, टीचर्स कम्युनिटी के लिए किया कि पहले बार जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने ड्यूटी लगाई और जो ऐसे टीचर जो अपने घर से दूर थे और जो मूल्यांकन करने में इंटरेस्टेड थे, बखूबी वॉलंटरी हजारों की तादाद में उनके पास हमारी उनकी एप्लीकेशंस हमारे पास आई और खुले मन से हमने सबको अलाउ किया अपने गृह डिस्ट्रिक्ट में जो है ड्यूटी देने के लिए, चाहे परीक्षा से रिलेटेड ड्यूटी थी या मूल्यांकन की ड्यूटी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो है सबने मन से ड्यूटी दी है और पूरे तन्मयता से काम किया है और उसके रिजल्ट भी हमें देखने को मिले हैं। नकल रुकती है निश्चित तौर पर। बारकोड आपने लगाया, क्यूआर कोड लगाया डॉक्टर साहब, और साथ ही साथ जो है और भी कई सारे हिडन फीचर्स देखे गए थे। जी। पहले देखा जाता था ABCD 4 कोड जो है, चारों कोड के प्रश्न जो है वो अलग अलग होते थे। प्रश्न भी सेम है, लगभग जो है 96 जो फीसदी है, 96% जो है प्रश्न भी सेम थे। जी। बावजूद इसके नकल रुकी है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि एक भय था शिक्षा महकमे में, कर्मचारियों में, या जो इन्विजिलेटर का जो दस्ता था परीक्षा केंद्र पर परीक्षक अमला था, उसमें भय माना जा सकता है सर इस बात का कि अगर पेपर आउट हुआ तो भाई आपका तो कहीं ना कहीं आंच आएगी इसके ऊपर।
ये माना जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ह्यूमन नेचर है और भय है, ये काम करता है। क्यों? जब कोई गलती करता है और उसको पता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो बिना भय के उस काम को वो अंजाम देता है, क्योंकि उसे पता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्यूआर कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड देश के अंदर ऐसा पहला प्रयोग है जिसकी वजह से पेपर आउट होना बंद हुआ है। तो वो वह ही काम कर रहा था कि अगर मैंने कुछ किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझ तक बोर्ड पहुंच जाएगा, और पहुंच जाता बोर्ड। जितने भी पेपर आउट हुए हैं परीक्षा के दौरान ही बोर्ड वहां पर पहुंच लिया है। नेपाल बोर्ड, कहीं न कहीं दूसरे बोर्ड जो है, स्विस बोर्ड, वो भी विजिट कर रहा है सर। क्या इस तरह की मुद्दों को लेकर स्कोच अवार्ड की बात आई थी कहीं न कहीं डॉक्टर जी साहब, जी काफी चर्चाओं में रहा था स्कोच अवार्ड, इस बारकोड को लेकर के इस बीच जो है लोगों में अच्छा खासा उत्सुकता का विषय भी था। जी। माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में परीक्षा की दृष्टि से और सुधार किए जाएंगे या सुधार किए जाने की गुंजाइश है? देखिए, सुधार की गुंजाइश हर जगह हमेशा बनी रहती है, और आप जितना क्रिएटिवली थिंक सोचते हैं उतना ही टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके सुधार, तो एक तरह की जर्नी है। इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। आप निरंतर करते रहिए, फिर भी एक स्टेटमेंट आता है, बेटर देन द बेस्ट। सो वो बोर्ड कर रहा है। अब स्कॉच अवार्ड की बात की तो ये स्कॉच अवार्ड जो है गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, और इस अवार्ड के लिए आपको कोई ना कोई इनोवेशन दिखाना पड़ता है। तो इसके अंदर जब इनोवेशंस के लिए जब इसको प्रेजेंट किया तो मैंने अपना ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया था, 10 मिनट्स का था। 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन था, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री से बहुत हाईली क्वालिफाइड जूरी मेंबर्स उसमें बैठे थे, और वो समझता हूँ मैं कि कम से कम वो क्वेश्चन आंसर सेशन ही मेरा 10 मिनट तक चला। मारामारी काफी देखी गई थी उसको लेकर के जी। भी। दूसरे जो विभाग थे, दूसरे राज्यों के, चाहे बिहार की बात करें या फिर दूसरे प्रांतों की बात करें, तो जी मारामारी देखी गई थी। इट मीन्स के काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रेस्टिजियस जो है वो जी जी, अवार्ड ये माना जा अवार्ड सकता है। बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज था, सेमीफाइनल में हम क्वालिफाई करके अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब बस कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबला है हमारा, और मैं समझता हूं कि ईश्वर की कृपा रही, हमने पूरी तरह संघर्ष किया, बहुत मेहनत की इस पे, और ये अवार्ड आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड को मिलेगा। कोबसे से जुड़े हुए डॉक्टर साहब आप सीधे, हम्म, कोबसे के वाइस प्रेसिडेंट भी नॉर्थ के, सीबीएसई के कई सारे पैटर्न जो है दूसरे जो बोर्ड थे उन्होंने अख्तियार नहीं किए थे। हम भी सीबीएसई, या यूं कहिएगा कि सीबीएसई भी उसी राह पर, उसी पैटर्न पर है। 10वीं का जो परीक्षाओं के परिणाम का फार्मूला था उसको भी कहीं न कहीं अख्तियार किया गया। उसका जी। कितना असर पड़ेगा हरियाणा बोर्ड पर? और देखिए, जहां पर पहले आपने बात की कोबसे की, जी, कोबसे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एक तरह की सोसाइटी है, एनजीओ है, जिसके अंदर सारे बोर्ड, इंडिया के कम से कम 70 बोर्ड इसके मेंबर हैं, जिसके अंदर आप इंटरनेशनल बोर्ड्स में आईबी को लगाते हैं, इंटरनेशनल बैकलॉर्ड स्विट्जरलैंड भी है, और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल असेसमेंट्स भी है कैम्ब्रिज से, नेपाल बोर्ड भी है, उसमें पाकिस्तान भी बोर्ड भी है, और नॉर्थ वेस्ट सिंडिकेट भी है, मॉरिशस एजुकेशन बोर्ड भी है, और इंडिया में बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जिनमें 3-3 बोर्ड है। जैसे आप उत्तर प्रदेश को लोगे तो वहाँ 10th का अलग बोर्ड है, सेकेंडरी बोर्ड अलग है, सीनियर सेकेंडरी अगर है, मदरसा बोर्ड्स हैं, तो 70 बोर्ड्स हैं। और हर साल इनका एक 3 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा होता है। तो मैं अभी मैंने अटेंड किया, इसी में मुझे नॉर्थ का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। तो इसके अंदर हमने देखा कि बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग होती है हमारी, और मैंने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। तो मैं दावे से कह सकता हूँ अभी बहुत सारे बोर्ड्स के तो मेरे पास कॉल भी आए, और जैसे क्यूआर कोड का सिस्टम इन्होंने मध्य प्रदेश बोर्ड के चेयरपर्सन का मिस वीरा, उनका मेरे पास कॉल आया, और बिहार बोर्ड ने भी हमारा ये सिस्टम अप्लाई किया, और बहुत सारे का मैं समझता हूँ 10 से 15 बोर्ड हैं जो अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया इस मामले में। तो एक बहुत बड़ा इनोवेशन है ये। सर, सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर आपने कुछ बदलाव भी किए हैं, जी जिसकी वजह से काफ़ी आप लोगों को एक तरह का एक अच्छा अनुभव भी है, वो भी जनता को भी मिल रहा है, बच्चों को भी मिल रहा है, और जी बोर्ड को भी कहीं न कहीं मिल रहा होगा। क्या-क्या बदलाव ऐसे आपने किए हैं जिसकी वजह से जो तकनीकी जो है युग के अंदर हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो काफ़ी ऊँचाइयों पर
पहुंच रहा है? देखिए, हम कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग कहते हैं, और मात्र वो सीबीएसई नहीं, मेरा सीबीएसई के साथ कम से कम 25 साल का अनुभव है, और मैं सीबीएसई का रिसोर्स पर्सन भी रहा हूँ, उनके इंस्पेक्टिंग ऑफिसर भी रहा हूँ फॉर एफिलिएशन पर्पस। तो वहाँ से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने लिए हैं, अलग अलग बोर्ड से भी आए, और हमारे बहुत सारे हमारे अपने खुद के इनोवेशंस हैं। और मैं समझता हूँ जैसे सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस का जब हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी, वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए थे, तो पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग सीबीएसई ये डिसाइड किया कि जो सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसका हम जून जुलाई में एग्जाम करवाएंगे, और हमने इस साल से स्टार्ट भी कर दिया है, इंक्लूडिंग सीबीएसई, सबने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो पैटर्न है हम उसको फॉलो करेंगे। एक सर बात, एक चीज़ और भी जी। आती है, आपने जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कहीं ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन फिर भी देखने में आया कि काफ़ी सारे जो हरियाणा के स्कूल हैं उनको सीबीएसई के अंडर दे दिया। अब पीएम श्री स्कूल्स की बात की जाए या सांस्कृतिक मॉडल स्कूल की बात की जाए, जी। वो भी जो है सीबीएसई की तरफ जा रहे हैं। उससे हरियाणा के जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरह की स्थिति जो है वो दूसरे टाइप की हो रही है कि हमारे को सीबीएसई की तरफ क्यों भेजा जा रहा है। वहीं हरियाणा के जो टीचर हैं वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, उससे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा सर। फीस भी ज्यादा है सर ऐसे स्कूलों में, ये भी सवाल उठता है, कभी भाव पूछते हैं कि इन स्कूलों में फीस भी ज्यादा है कहीं ना कहीं, और जो सीबीएसई के इन स्कूल में अगर पे करने की बात हो तो वो अफोर्डेबल शायद उन परिवारों के लिए नहीं है। जी, देखिए, ऐसे ही है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से बहुत सारे स्कूल लेकर हरियाणा सरकार ने जो है सीबीएसई को दें, जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल 129 हैं, और उसके बाद अभी शायद 114 के आसपास, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट फिगर इज, बट इतने के आसपास है जो अभी पीएम श्री स्कूल्स हैं। इन स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फैसिलिटीज हैं वो बेहतर है, और शायद ऐसा कुछ मैसेजेस ये है कि भाई सीबीएसई के जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएसई की जो स्कूल्स हैं वैसे ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के भी दोनों मीडियम यहाँ अवेलेबल है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, और सिलेबस दोनों का एक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीबीएसई सिलेबस या हरियाणा बोर्ड सिलेबस, वही एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई में पढ़ाई जाती है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। और आपको बताना चाहूंगा कि 10वीं और 12वीं के 4 सैंपल पेपर पूरे देश के बोर्ड के इतिहास में किसी ने नहीं डाले होंगे। सैंपल पेपर 4 विद मार्किंग स्कीम जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे डाली। 3 जिलों में नकल डॉक्टर वीपी यादव कब रोक पाएंगे? 3 जिले काफी चुनौतीपूर्ण है, काफी चुनौती पेश करते हैं। नूह की बात करें सर, जी, सोनीपत की बात करें, पलवल की बात करें, आंकड़ों की हकीकत पर अगर गौर फरमाएं तो ऐसे जिले हैं हरियाणा में, अंबाला, जहां पर शून्य मामले, नकल का कोई मामला नहीं था। कुरुक्षेत्र की बात करें, कैथल करनाल की बात करें, फतेहाबाद सिरसा की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, एक मामला, महज 1 और 2 मामले। लेकिन इन जिलों में अभी भी जो स्थिति उसी कदर जैसे पहले हो अल्लाह होता था, उसी तरह से पेपर आउट होना, उसी तरह से व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं पलीता लगाती हैं। उन व्यवस्थाओं पर भी जो जिस तरह का जो कल्चर है वहां पर कैसे उसको बदला जाएगा और किस तरह से उस पर काबू पाया जाएगा सर, अगर बात करें, काफी महत्वपूर्ण बात है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जी जी, अब आप देखेंगे अगर इसके अंदर कि गिरावट कैसे आई है। आपने नूह का नाम लिया, इस बार तो मैं कहूंगा कि बहुत ही कम केसेस, अगर नूह का देंगे तो मार्च 2022 में 845 केस लेकिन शेष हरियाणा की तुलना में डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं अभी भी बिल्कुल स्थिति जो है, मैं नूह की बात कर रहा हूं, 3 जिलों की बात कर रहा हूं। जी, आप नूह के अंदर हमारे पास 845 केस थे अनफेयर मीन्स के, जब अल्फा न्यूमेरिक और क्यूआर कोड नहीं लगा था, और यही घटकर 381 मार्च में रह गया और मात्र 372 इस बार। तो लगातार इन केसेस में गिरावट आ रही है। आप दूसरा लेंगे पलवल का, 2022 के अंदर मार्च में 609 केस थे, और अब वो घटकर फिर मार्च 2023 में 295 पे आ गए, और अब मात्र 164 केस थे। इस तरह से अब सोनीपत की बात लेंगे तो मार्च 2022 में 329 केस थे, मार्च 2023 में 200 पे आ गए, और मात्र 68 केसेस। तो इससे सीधा पता लग रहा है कि हम
जो है जीरो टॉलरेंस की ये तरफ 0-1 पर कब पहुंचेंगे सर? ये मैं समझता हूं कि अगले सेशन में आप इसको 90% कोई तक नया खाका तैयार किया डॉक्टर वीपी यादव ने इस मामले को? जी जी, अगले बार हम ऐसे सेंसिटिव सेंटर्स हैं, सभी सेंटर्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड कैमरास लगाएंगे और सबका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, एक एक एग्जामिनेशन सेंटर का, एक एक रूम का हमारे यहां पर से सीधा जो है वो हमारे जद में होंगे, उनकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग होगी और जितने भी लोग वहां मूवमेंट करेंगे उनका बायोमेट्रिक ऑलरेडी कैमरे में फीड होगा, उनको मूवमेंट्स को भी कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह से किसी तरह की कोई नकल की गुंजाइश नहीं रहेगी। सर, जिस प्रकार से आपने बताया था कि जो बोर्ड है वो बेशक से बच्चों के लिए है, फिर भी टीचर्स ट्रेनिंग पर भी जो है हरियाणा दलीय शिक्षा बोर्ड जो है जोर दे रहा है। उससे क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा और क्या होगा सर इन तरह की ट्रेनिंगों से? दीपक जी की बात की अनुवर्ती में एक सवाल और सर, जी। क्योंकि अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, मूल्यांकन वही करते हैं, जी, ऐसा क्या सिस्टम में सुधार किया जाए? क्योंकि टीचर ट्रेनिंग जो पहले लगातार होती आई है, तो उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? देखिए एक हमारे यहाँ देयर इज अ वाइज सेइंग, स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। और शिक्षक जितना नॉलेजेबल होगा, इनोवेटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, जितना अच्छा उसका कमांड सब्जेक्ट नवाचारों की जितनी जी जानकारी जी माना जा सकता है, हाँ, तो डेफिनेटली शिक्षा का स्तर उतना ही बेहतर होगा। क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बड़ा क्लियरली कहा गया है कि 50 घंटे का सीपीडी कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स का होना चाहिए। तो उसके तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पूरा खाका तैयार किया है, क्योंकि ट्रेनिंग भी हमारा एक डोमेन है। जैसे सीबीएसई का एक इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग डिवीजन, वैसे ही स्टेट बोर्ड ने हमारे यहाँ टीचर होम ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमने कैलिब्रेशंस भी कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनल बैकलॉरेट से भी हमारा है, और हम वर्ल्ड क्लास टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। और गवर्नमेंट अपने सीबीएसई के स्कूलों का भी ट्रेनिंग यहाँ से करवा सकती हैं। तो वो ट्रेनिंग डोमेन्स डेवलप करवाए जा रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल हमारा, एक चीज़ और भी है, हमें जानकारी मिली है कि आपको कई भाषाओं का ज्ञान है, जी जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सर इंडिया के अंदर वैसे तो सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक प्रदेश के व्यक्ति को कई भाषाओं का ज्ञान होना, जी वो कहीं ना कहीं सर अपने आप में एक अच्छी बात है, नई बात भी है। जी जी किन किन भाषाओं का आपका ज्ञान है और किस तरह से आप उनका जो सर प्रयोग करते हैं? सदुपयोग और फायदा कितना मिल पाता है सर उससे? वैसे तो कहते हैं कि अगर कोई आदमी किसी से भाषा के तौर पर जुड़ा है तो एक संबंध बन जाता है वहाँ से। मुझे था ना, मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमारा भ्रमण पूरे देश में होता रहता था। क्योंकि प्रारंभिक जब मैं प्राइमरीज में था तो मेरी शिक्षा गोवा में हुई, तो वो गोवा के अंदर मराठी, कोंकणी, कन्नड़ और स्कूल के अंदर पोर्चुगीज का बहुत लंबे साल तक उन्होंने, कई सैकड़ों वर्ष उन्होंने राज किया गोवा के ऊपर। तो पोर्चुगीज भी हमें पढ़ाई जाती, तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, पंजाबी और कन्नड़ वगैरह ये सब भाषाएं मुझे आती रही। और कभी कोई मुझसे मिल जाता है, अक्सर तो खैर पोर्चुगीज और कन्नड़ तो मिलने वाले, लेकिन यहाँ पर भी नॉर्थ इंडिया में मुझे मराठी बोलने वाले तो लोग बहुत मिल जाते हैं। तो कई बार मैं उनसे मराठी में बात करता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, आत्मीयता महसूस होती है, और उनको लगता है कि हमारे वहां से यहाँ कोई मिल गया तो अपना सा लगता है उनको। तो मेरे रिलेशन उनसे बहुत जल्दी बिल्टअप हो जाते हैं। चलिए, और क्या किए जाने की जरूरत है सर, इसी सवाल के अंत में, कि और क्या किए जाने की जरूरत आप मानते हैं कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ये कमी है, ये कमी पूरी की जानी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में, मूल्यांकन के क्षेत्र में? देखिए, संभावनाएं हमेशा बनाए, जैसे मैंने आपको कहा था, मूल्यांकन बोर्ड को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना ये मेरी प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है, हमारे मनोहर लाल जी भी इस बात को कह रहे हैं, और उसी कड़ी में आगे भी सरकार हमेशा चाहती है कि पूरा डिजिटलाइजेशन जैसे हरियाणा में हुआ है, उस तरह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी देश के नहीं विश्व के अग्रिम बोर्डों में हो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी और जो है मूल्यांकन खास तौर पे जो है डिजिटल इवोल्यूशन जो है वो टॉप में रहे। तो आने वाले समय में डिजिटल इवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, टीचर्स ट्रेनिंग और इनके ऊपर वर्ल्ड क्लास सिस्टम डेवलप करने का जो मेरा ध्येय है लेकर जाने का,
वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सर, हरियाणा के अंदर जो एकमात्र स्कूल है लैब स्कूल, जो जी। आपके सीधे कांटेक्ट में जी। रहता है, उसके अंदर सर किस प्रकार का आप चेंजेस जो है वो आने वाले समय में करेंगे ताकि वहाँ के बच्चे भी और अच्छी प्रकार से और अच्छे तरीके से प्रभावी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सके? हालांकि काफी वर्षों से वहाँ पर भी जो है एडमिशन की भी मारामारी रहती है, लोग काफी उत्सुक रहते हैं कि वहाँ पर कैसे न कैसे अपने बच्चे का दाखिला तक हो जाए। इस तरह की मारामारी कभी राइस स्पोर्ट्स स्कूल में या दून स्कूल में, इन स्कूलों में देखा जाता था, लेकिन जी। यहाँ भी देखते हैं सर कि अक्सर मारामारी देखी जाती है। लैब स्कूल है, एकमात्र स्कूल है, जी। उस तरह का फॉर्मेट दूसरे स्कूलों में भी लागू हो, कितने प्रयास किए जाएंगे और किस तरह देखिए, से उनको अगेन फलीभूत मैं किया कहना जाए? चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हाईली कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भी लगातार होती रहती है, और साथ में ही लैब स्कूल को भी हम डिजिटली इंडिया के बेस्ट स्कूलों में लेकर जाएंगे। साथ में ये रहेगा कि जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि लैब स्कूल जैसे जो हमारा SRS लैब स्कूल है, वैसे उसका नाम अभी हमने चेंज करके SRS मॉडल स्कूल कर दिया है, क्योंकि वो एक सोसाइटी मोड में चलने वाला स्कूल है और दूसरों के लिए मॉडल भी बन सके। और दूसरों के लिए मॉडल बन सके, है भी। मुझे तो बहुत प्रेशर सहन करने पड़ते हैं स्कूल के अंदर, एडमिशन्स के लिए इतनी मारामारी होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये देश के बेस्ट स्कूलों में एक स्कूल है और उसको और भी बेहतर हम डिजिटलाइज करके बनाएंगे। ये थे डॉक्टर वीपी यादव, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं परिवर्तन की जाएगी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर, ताकि जो बच्चे हैं वो और अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकें। और साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से बोर्ड का कहना है कि नकल जो है वो पूरा जीरो टॉलरेंस जो है, नकल जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। हालांकि अभी भी कुछ मामले बेशक से बचे हैं, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव का कहना है कि अगली बार से AI सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा, ताकि नकल के ऊपर बिल्कुल ही अंकुश लगाया जा सके। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।